चलें यार, आज का सेशन थोड़ा लंबा है। तो स्टार्ट जल्दी कर लेते हैं। सो कल कल हमने क्लास में जो है वो लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था। लीनियर रिग्रेशन, हाँ, लीनियर रिग्रेशन के बाद हमने थोड़ा सा पॉलिनोमियल रिग्रेशन देखा था। खाली इंट्रो देखा था कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, कब यूज़ होता है। सो पॉलिनोमियल रिग्रेशन से स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले मैं लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट करवा लेता हूँ। मुझे कौन कौन सी लाइब्रेरीज चाहिए होंगी, तो सबसे पहले मुझे नमपाई चाहिए होगी। सही है, एस एन पी। उसके बाद मैं पांडास करा लेता हूँ, एस पी डी। उसके बाद मुझे मैट प्लॉट लिप भी चाहिए होगी। इंपोर्ट मैट प्लॉट लिप डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी। और उसके बाद मुझे साई पाई से स्टैट्स चाहिए होगा, फ्रॉम साई पाई इंपोर्ट स्टैट्स। ठीक है, इसके बाद एक और आज नई लाइब्रेरी पे काम करेंगे जो कि एसके लर्न है। एसके लर्न हम मल्टी वेरिएबल रिग्रेशन में देखेंगे। तो कल हमने देखा था कि यार अगर हमारा डाटा सेट जो है वो कोई लीनियर ट्रेंड फॉलो कर रहा हो, आइदर पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन, तो उसके ऊपर हम लीनियर रिग्रेशन लगा सकते हैं। बट व्हाट इफ़ अगर हमारा डाटा ऐसा हो जो कि स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फॉलो ना कर रहा हो, तब हम क्या करेंगे? तो हमने कहा कि अगर कोई कर्व की सूरत में डाटा हो या कर्व की सूरत में स्कैटर प्लॉट आए, तो हम उस पर पॉलिनॉमियल रिग्रेशन लगाते हैं। तो पॉलिनॉमियल रिग्रेशन इज़ 2 डिग्री रिग्रेशन। सही है, सेकेंड डिग्री का रिग्रेशन है, क्योंकि इसमें कर्व भी आ जाता है, थीटा आ जाता है, एंगल आ जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड सेकेंड डिग्री रिग्रेशन पॉलिनॉमियल, जो हम पॉलिनॉमियल इक्वेशन मैथ्स में भी पढ़ते थे। तो उसी के ऊपर बेस करता है। मैंने एक आपके साथ दो लिस्ट शेयर कर दी हैं। ठीक है। सो एक एक्स है, एक वाई है, और ये डाटा क्या है? ये एक्स पे जो है वो आपके आवर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सही है। और वाई पे जो है वो स्पीड ऑफ कार है। सो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो एक्स 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 इज़ आवर्स, और वाई पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं स्पीड ऑफ कार कि किस घंटे में गाड़ियों की स्पीड एवरेज क्या आती है। वाई इज़ स्पीड ऑफ कार्स। ठीक है। सो इसको सबसे पहले प्लॉट करा के देख लेते हैं कि डाटा बन कैसा रहा है। सो पी एल टी डॉट स्कैटर एक्स एंड वाई पे, और इसके बाद हम पी एल टी शो करा लेते हैं। सो पी एल टी डॉट शो। सो अब ये मेरा जो डाटा सेट है ये लीनियर ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, ये स्टार्टिंग में ज़्यादा है, फिर कम हो जाता है, फिर एंड के आवर्स में बढ़ना शुरू हो जाता है। सो दैट मीन्स कि कोई 600 आवर्स 700 आवर्स के करीब मेरा ट्रैफिक होता ही नहीं है, और उसके बाद ट्रैफिक इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ नॉट फॉलोइंग अ लीनियर ट्रेंड। तो इसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन नहीं लगेगा। तो इसके ऊपर जो है वो पॉलिनॉमियल रिग्रेशन लगेगा। ठीक है, फ़िलहाल आप यहाँ तक तो आ जाएं, डाटा तो लोड कर लें, उसके बाद पॉलिनॉमियल रिग्रेशन लगाते हैं। सो पॉलिनॉमियल रिग्रेशन लगाने के लिए मेरे पास नमपाई में मॉड्यूल मौजूद है। नमपाई के अंदर पॉली वन डी के अंदर पॉलीफिट का एक मॉड्यूल होता है। सो सबसे पहले मैं एक मॉडल बना लेता हूँ। ठीक। और मॉडल मेरा कहता है मैं इसको नाम देता हूँ माय मॉडल का। और माय मॉडल में मैं कहता हूँ एन पी डॉट पॉली वन डी। ठीक है, ये मेथड है। एन पी डॉट पॉली वन डी के अंदर आप फिट करो पॉलीगॉन को, यानी पॉलीफिट। ठीक है। अब इसको मुझे डाटा देना होगा कि मैं किस डाटा पे इसको फिट कराना चाह रहा हूँ। तो एक्स और वाई मेरा डाटा सेट है, और उसके बाद मुझे इसको बतानी होती है कितने डिग्री पे फिट करा रहा हूँ। जितना मेरा डिग्री ज़्यादा होगा उतनी अच्छी फिटिंग होगी, जितना मेरा डिग्री कम होगा उतनी कम फिटिंग होगी। फ़िलहाल फॉर टेस्टिंग पर्पज़ मैं इसको 3 डिग्रीज पे फिट कराता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फिटिंग से क्या मुराद है। ठीक है। सो मेरा मॉडल बन गया, मेरा मॉडल डाटा पे फिट भी हो गया। अब मुझे मॉडल देखना है कि मेरा फिट कैसा हुआ।
सो अगर आपको याद हो तो हम जब हम लीनियर रिग्रेशन करते थे तो हम फॉर एक्स का लूप लगा के एक्स की वाई की वैल्यूज़ लेते थे, उनको एक्स पे प्लॉट कराते थे और फिर लाइन बन जाती थी। सो जब आपको कर्व बनाना हो तो ऑलरेडी नमपाई के अंदर एक मेथड होता है लाइन स्पेस का, ठीक है, इट्स कॉल्ड लीनियर स्पेस। और इसको आप बताते हो कि आपको कितने स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है आपकी, ठीक है, स्टार्ट एक्स क्या है, एंड एक्स क्या है, और आपको वाई के कितने पॉइंट्स चाहिए। तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स बताओगे उतना अच्छा कर्व बनेगा, जितने कम पॉइंट बताएंगे उतना कोर्स कर्व बनेगा। सो मैं कहता हूँ अब मैं अगर अपना डाटा सेट देखूँ तो ये स्टार्ट 1 से हो रहा है और एंड 22 पे हो रहा है, तो इसका मतलब 22 वैल्यूज़ हैं मेरे डाटा सेट के अंदर। तो मैं कहता हूँ मेरे कर्व भी x1 से स्टार्ट हो, x22 तक स्टार्ट हो और 100 पॉइंट्स की लाइन बन जाए। यानी मैं काफ़ी एक जिसको कहते हैं स्मूथ कर्व बनाना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया। अब सो सबसे पहले स्कैटर प्लॉट दोबारा बना लेते हैं एक्स और वाई का, ठीक है। ये मेरा एक्स एंड वाई का स्कैटर प्लॉट जो मैंने ऊपर बनाया था वो दोबारा बन गया। क्योंकि मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो स्क्रीन नीचे हो जाएगी, फिर आपको नज़र नहीं आएगा, तो मैं एक ही साथ लिख रहा हूँ। इसी के ऊपर मैं लाइन प्लॉट करा लेता हूँ। सो plt डॉट प्लॉट, क्या लाइन करानी है, माई लाइन से मेरे पास तमाम की तमाम एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। और वाई के लिए मैं मॉडल में से वैल्यूज़ उठा लूँगा। सो वाई के लिए मॉडल, माई मॉडल में से माई लाइन में जो भी एक्स की वैल्यू है इनके अगेंस्ट वाई की वैल्यू उठा लो और plt डॉट शो। सो मेरे मॉडल ने इस डाटा के ऊपर इस कर्व को फिट कर दिया। सो आप ये मॉडल बना लें, मॉडल बनाने के बाद लाइन डिफाइन, कर्व डिफाइन कर दें, उसके बाद कर्व शो करा लें। जिस तरह हम लीनियर रिग्रेशन पे एक मॉडल बनाते थे फॉर प्रिडिक्शन, इसी तरह अब हम पॉलिनॉमियल रिग्रेशन में एक मॉडल बना रहे हैं और उस मॉडल को बनाने का मेथड पॉली 1D है और पॉली 1D के अंदर आप पॉलीफिट कराते हो और x में x एक्सिस की वैल्यू जो आपने ऊपर डिफाइन की हुई डाटा में, y में आप y एक्सिस की वैल्यू देते हो और जो 3 है दिस इज़ डिग्री ऑफ फिटिंग, कि कितनी स्मूथ आपने इसको फिट करना है। तो इसमें ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग का कॉन्सेप्ट आता है जो मैं अभी इसके बाद डिस्कस करूँगा। ये ये आपको x की वैल्यूज़ दे रहा है इस कर्व के ऊपर। सो मैंने कहा 1 से स्टार्ट करो, 22 तक लेके जाओ और 100 x की वैल्यूज़ बनवा दो। सो ये ऑटोमेटिकली x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा 1 से 22 तक 100 वैल्यूज़, ठीक है। उसके बाद जब मैं यहाँ पे लाइन प्लॉट करा रहा हूँ तो माई लाइन में मेरी सारी की सारी x की वैल्यूज़ आ गई और y की वैल्यू मैं उठा रहा हूँ अपने मॉडल से और मॉडल में मैं x की वैल्यू पास कर रहा हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू आती है जो मुझे मॉडल प्रिडिक्ट करके देता है और फिर मैंने उसको शो करा लिया तो ये कर्व दिखा दिया उसने मेरे डाटा के ऊपर। पॉली 1D और पॉली फिट ये भी दोनों NP की है। मैं सिलेक्ट पे पेस्ट कर रहा हूँ इसको।
अब थोड़ा सा ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। फिटिंग क्या होती है? फिटिंग ये होती है कि आपके मॉडल ने जो कर्व आपको दिया है वो कितना क्लोजली आपके डाटा पे फिट हो रहा है। ठीक है, सो इसकी एक नॉमिनल फिटिंग होनी चाहिए। ओवर फिटिंग होती है तो क्या होता है? ओवर फिटिंग होगी तो यहाँ से डाटा आएगा, इस पे फिट करेगा, फिर इधर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, और फिर ये कर्व एक अजीब सा बन जाएगा। सो दिस विल बी एन ओवर फिट मॉडल। अगर हम ट्राई करके देखें ये हमें ओवर फिट मॉडल देता है कि नहीं। सो अब मैंने फिटिंग की डिग्री बढ़ा दी 6, सही है। तो अब जितना ज़्यादा मैं डिग्री बढ़ाता जाऊँगा उतना मेरा मॉडल ज़्यादा पॉइंट से फिट होता जाएगा, और ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इसी वजह क्या है कि आप एक जनरल ट्रेंड एनालाइज करना चाह रहे हो अपने मॉडल का, आप एग्जैक्ट फिटिंग पे नहीं जा रहे। ठीक है, तो ये आपको जनरल ट्रेंड नहीं दे रहा है, ये आपको एग्जैक्ट फिट करता जा रहा है। सो मैं अगर इसको 10-11 डिग्री की फिटिंग कर दूँ, सो सी इसने हर पॉइंट कनेक्ट कर दिया। सी ये मुझे नहीं चाहिए, मतलब मैं अगर यहाँ पे कोई वैल्यू निकालने जाऊँगा तो ये गलत दे रहा है, जबकि इसके बाद हो सकता है ट्रेंड और ऊपर जा रहा हूँ। सो अगर मैं इस आवर पे वैल्यू निकालूँ तो ये 2 पॉइंट्स का ट्रेंड मेरा राइजिंग ट्रेंड है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैल्यू प्रिडिक्ट करूँगा तो मुझे नेगेटिव वैल्यू में दिखाएगा या डाउन वैल्यू में दिखाएगा, ये गलत दिखाएगा। सो ये नुकसान होता है ओवर फिटिंग का। तो जब ओवर फिटिंग का नुकसान है तो इसी तरीके से अंडर फिटिंग का भी नुकसान है। सो मैं अगर डिग्री कम कर देता हूँ तो इसने स्ट्रेट लाइन पे फिट कर दिया। सो अगेन ये तो मेरा डाटा तो ये ट्रेंड ही फॉलो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सो आइडियली आपको देखना होता है कि आपका मॉडल कहाँ पे ज़्यादा बेहतर लाया कर रहा है। सो थर्ड डिग्री, यहाँ पे थर्ड डिग्री जो है वो आइडियल फिटिंग आ रही है, और थोड़ी बेहतर फिटिंग करना चाहते हैं आप, टेस्ट कर लें अपने रिजल्ट्स को। सो फोर्थ पे भी फिटिंग सही आ रही है, राइट। बट फॉर दिस यूज़ केस हम जो है वो थर्ड डिग्री पे फिट करके रखेंगे इसको। सो ये होती है डिग्री ऑफ फिटिंग। दूसरा मैंने आपको ये कहा था कि आप ये कम और ज़्यादा करके देख लें। सो अगर मैं इसको 50 कर लेता हूँ, सो मेरी लाइन का शेप चेंज होता रहता है और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सो ये सिर्फ प्लॉटिंग की वैल्यू है, इसका आपके मॉडल से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैंने 10 कर दिया तो और कोर्स हो गई लाइन, मैं इसको 5 कर देता हूँ और ज़्यादा लाइन कोर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ प्लॉट का फंक्शन है, इसका मॉडल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन डिग्री ऑफ फिटिंग का मॉडल से ताल्लुक है। सो मैं 100 करता हूँ तो मेरा समवॉट स्मूथ करवा रहा है। सो यहाँ तक तो मेरा मॉडल बन गया। ठीक है, मॉडल से हमें काम क्या लेना है? मॉडल से हमें काम ये लेना है कि हम इसको कोई भी अननोन वैल्यू दें और उसके अगेंस्ट ये प्रिडिक्ट कर दे क्या वैल्यू है। ठीक है, सो मैं अगर देखता हूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 5 7 8 15 16 17th आवर की स्पीड नहीं आ रही कि 17th आवर पे गाड़ियों की क्या स्पीड थी एवरेज, और 23 पे भी नहीं आ रही, 24th आवर पे भी नहीं आ रही, राइट। सो सबसे पहले 17th आवर की प्रिडिक्शन ले लेते हैं। सो ये मेरा मॉडल है, माय मॉडल। सो मुझे अगर 17th आवर की प्रिडिक्शन लेनी है, सो माय मॉडल 17, मैं इसको आवर पास करूँगा तो ये मुझे रिज़ल्ट दे देगा कि यार आपके मॉडल के मुताबिक 17th आवर पे 88.87 किलोमीटर की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, सो 17th आवर मेरा यहाँ कहीं लाया करेगा, तो ये यहाँ से प्रिडिक्शन निकाल के दे रहा है कि आपकी 88.83 होनी चाहिए। मेरे पास 23rd आवर की भी प्रिडिक्शन नहीं थी। ठीक है, सो मैं 23rd आवर की प्रिडिक्शन ले लेता हूँ। सो 23rd आवर पे कह रहा है आपकी स्पीड तेज़ हो रही है, सो दिन में कम हो रही होगी। सो माय मॉडल मैं ले लेता हूँ लेट्स से 12th आवर की प्रिडिक्शन ले लेता हूँ। सो अगेन 12th आवर पे ये कह रहा है कि 68.3 की फिटिंग स्पीड होनी चाहिए। सो 1268। सो मेरी स्पीड गाड़ियों की जो है वो रात के आखिरी पैर में ज़्यादा होती है। जैसे जैसे दिन शुरू होता है मेरी गाड़ियों की स्पीड कम होना शुरू हो जाती है, और फिर जैसे जैसे रात स्टार्ट होती है मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। सो उसके हिसाब से आपको मॉडल प्रिडिक्ट करके दे रहा है वैल्यूज़। सो अब 12 का हमारे पास वैल्यू मौजूद भी थी। सो अगर हम 12th आवर पे देखें तो अराउंड 60 की हमारी एक्चुअल वैल्यू थी, जबकि हमारा मॉडल जो फिट हुआ है वो 68 पे हुआ है, यानी 8 किलोमीटर्स का हमारे पास प्लस मार्जिन, प्लस माइनस 8 किलोमीटर का एरर अभी भी मार्जिन मॉडल के अंदर आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू डू पॉलिनोमियल की फिटिंग। अच्छा, इसके साथ साथ आप जो है अगेन इसका, जी
जी, ये यही मॉडल उठा रहा है। सो अगेन अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देखना है इसका, ठीक है, कि इसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या बन रहा है। सो इफ़ यू रिमेंबर हमने लीनियर रिग्रेशन के अंदर आर लिया था, ठीक है। सो वो 1 डिग्री लीनियर रिग्रेशन हमारा 1 डिग्री मॉडल था, उस पर हमने डिग्री ऑफ फिटिंग नहीं दी थी। पॉलिनोमियल रिग्रेशन इज़ अ सेकेंड डिग्री फंक्शन, तो यहाँ पे आर नहीं आर स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। सो आर स्क्वायर की वैल्यूज़ के लिए आपके पास जो है वो एस के लर्न में एक मेथड होता है, सो जिसको आर टू स्क्वायर कहते हैं, आर टू स्कोर को इतने कहते हैं। सो फ्रॉम एस के लर्न डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट आर टू स्कोर, ठीक है। सो ये मैंने एस के लर्न से आर टू स्कोर का मॉड्यूल इंपोर्ट करा लिया। अब मैं इसको कहता हूँ कि प्रिंट कर दे आर टू स्कोर, ठीक है। वाई वैल्यूज़ उठाओ कैलकुलेट करने के लिए और माय मॉडल से एक्स की वैल्यू उठा लो, ठीक है जी। ये बंद हो गया और ये बंद हो गया। सो ये आपको दे रहा है 0.94 कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो अगेन इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम येस्टरडेज क्लास, ये दो भी मैं स्लाइड पे पेस्ट कर रहा हूँ। सो इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम येस्टरडेज क्लास, अगर मेरा कोरिलेशन 1 के जितना करीब होगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 1 के जितने करीब होगा उतना मेरा कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग है डाटा सेट के अंदर। सो इट कुड बी आइदर +1 और इट कुड बी आइदर -1। इस कंडीशन में मेरे पास पॉजिटिव साइड पे 0.94 का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरा डाटा हाईली कोरिलेटेड है। सो दैट मीन्स कि जो भी प्रिडिक्शन मॉडल मैंने बनाया है इट कुड बी अ प्रॉपर मॉडल, और ये मॉडल फिट हो सकता है मेरे रेगुलर डाटा के ऊपर, राइट। सो अब आर स्क्वायर भी निकाल लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चले, अब हमने कल भी देखा था कि कुछ डाटा सेट ऐसे था जिस पे लीनियर रिग्रेशन फिट नहीं हो रहा था, ठीक है। इसी तरह डाटा सेट ऐसा भी हो सकता है इस पे पॉलिनोमियल रिग्रेशन फिट ना हो रहा हो। तो आप कैसे पहचानेंगे कि इस डाटा सेट पे पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो मैंने आपको एक अगेन एक्स और वाई की लिस्ट दी हैं दो, इन लिस्ट के ऊपर मॉडल बना के देखते हैं। सो माई मॉडल इज़ इक्वल टू एन पी डॉट पॉली 1D, उसके बाद क्या था एन पी डॉट पॉली फिट, और फिट उसके बाद मुझे एक्स बताना था, वाई बताना था, और डिग्री ऑफ फिटिंग बतानी थी। इसको भी 3rd डिग्री पे ही रखते हैं, ठीक है। सो सॉरी एक ब्रैकेट रह गया। सो मैंने नए वाले एक्स और वाई पे दोबारा मॉडल बना दिया, ठीक है। अब अगेन मैं इस पर कर्व बना लेता हूँ ताकि हम देख सकें कि फ़िटिंग क्या है।
सो एन पी डॉट लिन स्पेस, अब मैं इसको कह रहा हूँ कहाँ से स्टार्ट करो, 2 से ले लो, लेट्स से 95, इतनी मुझे x की वैल्यूज़ चाहिए और 100 वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्कैटर बना लेते हैं, स्कैटर x और y का। उसके बाद ELT डॉट प्लॉट लाइन करवा लेते हैं। सो माई लाइन x की वैल्यू और y की वैल्यू आएंगी मॉडल से, सो मॉडल, और इसको पास ऑन करूँ माई लाइन, और उसके बाद करा लेते हैं ELT डॉट शो। ये सारे वही स्टेप हैं जो हमने ऊपर करे थे। सो अब अगर इसमें डाटा सेट को विजुलाइज करता हूँ तो ये मेरा कर्व फिट ही नहीं हो रहा, ठीक है। सो दिस कर्व इज़ नॉट फिटिंग ऑन दिस डाटा सेट, और ये डाटा सेट बहुत ज़्यादा रैंडम है, तो इस पर मेरा लीनियर रिग्रेशन पॉलिनोमियल रिग्रेशन नहीं चल सकता। इस डाटा सेट पे कुछ भी नहीं चल सकता, लीनियर रिग्रेशन पे भी नहीं आ रहा, ये कोई ट्रेंड भी नहीं बन रहा, ना पॉलिनोमियल रिग्रेशन का ट्रेंड बनता, तो इस डाटा सेट पे कोई मॉडल ट्रेन ही नहीं हो सकता। सो एहतियातन इसका कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन भी निकाल के देख लेते हैं दोबारा। सो हम निकाल रहे थे sklearn से, सो प्रिंट r2 अंडरस्कोर स्कोर, और उसके बाद था y और x की वैल्यू आएंगी माई मॉडल से, माई मॉडल से x उठा लो, उसको 1 कर दो। सो इसका कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन 0 आ रहा है, तकरीबन सेकंड डेसिमल तक 0 आ रहा है। सो दैट मीन्स दिस डाटा इज़ नॉट कोरिलेटेड, तो इस पर आपका कोई भी मॉडल ट्रेन नहीं हो सकता। सो इस तरीके से आप पहचानोगे कि आपके गिवन डाटा सेट के ऊपर कोई रिग्रेशन का मॉडल लग सकता है या नहीं लग सकता, ठीक है। ये अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज़ हम आगे चलते हैं। ये वही हमारी कमांड्स हैं, जो डाटा सेट मैंने पेस्ट कर दिया, कमांड्स वही हैं जो हमने ऊपर लगाई थी। फिर भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा मज़ेदार काम, इसको कहते हैं मल्टीपल रिग्रेशन। सो एक डाटा सेट दे रहा हूँ मैं आपको स्लैक पे ही, इसको वहीं सेव करा लें जहाँ पे आपकी नोटबुक सेव है। ठीक है, और फिर इसको इंपोर्ट करा लें पैंडास से। सो डाटा फ्रेम इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस वी, ये तो अब तक आपको याद हो गया होगा, और मेरा फाइल का नाम है डाटा डॉट सी एस वी, और उसके बाद मैं डी एफ देख लेता हूँ कि मेरा लोड हो गया नहीं हो गया। सो मेरा नहीं हुआ, क्या एरर दे रहा है, देयर इज़ नो सच फाइल डायरेक्टरी डाटा डॉट सी एस वी, मैंने आपको बोल दिया और मेरे पास खुद ही वो फाइल नहीं है डाटा डॉट सी एस वी की। ग्रेट हो गया जी। सो डाटा डॉट सी एस वी कॉपी कर लेता हूँ मैं, फिर मेरे पास डाउनलोड्स के अंदर ये आ रही डाटा डॉट सी एस वी, इसको मैंने कर लिया कॉपी, और अब पेस्ट कर देते हैं। सो अब ये मेरे पास यहाँ पे दिखनी चाहिए, रिफ़्रेश कर लेते हैं। सो अब मेरे पास डाटा डॉट सी एस वी आ गई। सो अपलोड कर लेते हैं दोबारा। सो दिस इज़ माई डाटा सेट। अब ये डाटा सेट क्या है, गाड़ी है, गाड़ी का मॉडल है, उसका वॉल्यूम है, गाड़ी का वॉल्यूम कितना है, उसका वेट है, और उसके कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है, ठीक है। सो यहाँ तक पहुँचे, फिर मल्टीपल रिग्रेशन स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, अभी तक जितना भी हमने लीनियर और पॉलिनॉमियल रिग्रेशन पे काम किया, हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल होते थे, एक नोन एक अननोन। ठीक है, हम नॉन वेरिएबल की वैल्यू देते थे, अननोन वैल्यू को प्रेडिक्ट करते थे। सो हम सिर्फ दो वेरिएबल्स के ऊपर काम कर रहे थे। डिग्री फर्क थी, पहले 1 डिग्री था, फिर 2 डिग्री आया, बट वेरिएबल्स दो ही थे। व्हाट इफ़ आपके पास दो से ज़्यादा वेरिएबल हो? ठीक है, इस डाटा सेट में मेरे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं। अब अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मशीन लर्निंग के साथ हम टेक्स्ट पे इतनी आसानी से काम नहीं कर सकते, तो इस वक्त सिर्फ कार और मॉडल वाले दो कॉलम्स को अपने जहन में ओमिट कर दें, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब मेरे पास तीन कॉलम है, वॉल्यूम का, वेट का और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब एज अ डेटा एनालिस्ट या आप जिससे भी डाटा फैच कर रहे हैं, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। सही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इस मॉडल के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास एक ही होगा। इससे क्या मुराद है? सपोज करते हैं अ, किस तरीके से समझाऊँ मैं इसको। आपके पास एक बच्चा है, ठीक है, बच्चे का वेट होगा कोई ना कोई, ठीक है। अब उसका वेट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? उसकी हाइट और उसकी एज पे। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए हाइट और एज, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। लेकिन वेट कैसे निकलेगा? एज और हाइट की मदद से। सो हाइट ज़्यादा होगी, एज ज़्यादा होगा, तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वेट और एज के ऊपर हाइट डिपेंडेंट हो, हाइट इज़ इंडिपेंडेंट। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम अभी करंट डेटा सेट के ऊपर लेके आएँ, तो मेरे पास गाड़ी का वॉल्यूम है, गाड़ी का वेट है, और वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रही है वो है। इसमें मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होंगे? सो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड पहले से बता दूं और उसके हिसाब से मेरे पास वॉल्यूम निकल गया है। वॉल्यूम गाड़ी का डिफाइंड है, वो चेंज नहीं हो सकता। इसी तरीके से ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड का मेजरमेंट या वॉल्यूम जो है वो पहले से डिसाइड कर लूँ और फिर मैं गाड़ी का वेट निकालूँ। सो वेट भी ऑलरेडी डिफाइंड है। हाँ, वॉल्यूम और वेट के ऊपर वो गाड़ी कितना कार्बन डाइऑक्साइड या कितना धुआं एमिट कर रही है, ये मैं निकाल सकता हूँ। इस सिनेरियो के अंदर मेरे वॉल्यूम और वेट, ये दो हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन वो गाड़ी कितना धुआं छोड़ी है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है, ये डिपेंड ज़रूर करता है वॉल्यूम और वेट के ऊपर। सो कार्बन डाइऑक्साइड मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो जब भी आप मल्टीपल रिग्रेशन करने जाएंगे या मल्टीपल वेरिएबल्स के ऊपर रिग्रेशन करने जाएंगे, तो आपको एक चीज़ जहन में रखनी है कि व्हाट आर योर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और आपके जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो हमेशा एक्स के ऊपर आते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई के ऊपर आता है। और आप प्रिडिक्ट भी डिपेंडेंट वेरिएबल को करते हो, इंडिपेंडेंट को तो आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर रहे। इंडिपेंडेंट मीन्स कि आपने पहले से बताया है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे कोई सवाल है? ये क्लियर हो गया तो आगे कुछ भी नहीं है। सो आई अज्यूम कि इस पे यस, एज एन एनालिस्ट, हाँ एज एन एनालिस्ट दिस इज़ योर जॉब टू अंडरस्टैंड इस डाटा के, इस डाटा में से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होंगे। ये कोई भी दुनिया की इंटेलिजेंट मशीन आपको नहीं बता सकती। इसका सिंपल सा रूल ये है, इसका सिंपल सा रूल ये है कि जिस चीज़ को आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं अपने डाटा सेट में से, वो डिपेंडेंट रहेगी, बाकी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, सही है। सो मैं यहाँ पे हमने यहाँ पे धुआं मेजर करना है कि यार एक गाड़ी की मेरे पास इंजन के सीसी हो और उस गाड़ी का वेट हो, तो मैं ये पता लगा सकूँ कि यार ये कितना धुआं छोड़ेगी। ठीक है, अब ये धुएं को आप रिप्लेस कर सकते हो फ्यूल कंजम्पशन से भी। ठीक है, आप धुएं की वैल्यू बढ़ा दो, फ्यूल कंजम्पशन की वैल्यू डाल दो, तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यार एक गाड़ी की इंजन इतने सीसी का और उसका कर्व वेट इतना हो तो वो कितने फ्यूल एवरेज पे चलेगी। ठीक, ये भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकता है। फिलहाल जो डाटा सेट हमारे पास अवेलेबल है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का है। तो मैंने ये कहा कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपके एक्स पे आते हैं। ठीक है, अब हम मल्टी वेरिएबल पे चले गए, अब हम लिस्ट पे काम नहीं कर रहे, अब हम डाटा फ्रेम से काम कर रहे हैं, ये अपने ध्यान में रखना है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स पे आते हैं। डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट का एक जेंटलमैन एग्रीमेंट है कि जब भी डिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइन कर रहे होंगे
तो हम कैपिटल एक्स से डिफाइन करेंगे। ठीक है, दिस इज़ अ जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। पता नहीं पहला कौन सा डाटा एनालिस्ट था जिसने ये रूल बनाया और वो उसको फॉलो कर रहा है, तो हम सब फॉलो करते हैं। आप नहीं करें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन आपको कम्युनिटी में भी रहना है। ठीक है, सो आप कोई अनोखा काम नहीं कर सकते। तो अगर आप करेक्ट टेक्सोनोमीज फॉलो करेंगे तो किसी और डाटा एनालिस्ट को आपका कोड पढ़ने में आसानी होगी। तो अगर आप कैपिटल एक्स डिफाइन करते हो, वो स्ट्रेट अवे पहुंच जाएगा कि यार ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स डिफाइन कर रहा है। राइट, सो दिस इज़ द रीज़न वी फॉलो टेक्सोनोमीज, ताकि अगर आप इंटरनेट पे भी कोई प्रॉब्लम पोस्ट करते हो और उसका सोल्यूशन एक्सपेक्ट करते हो तो आगे वाले को आपका कोड पता हो। सो डिपेंडेंट वेरिएबल कैपिटल एक्स से डिफाइंड होते हैं। अगेन कोई रूल नहीं है, बस जेंटलमैन एग्रीमेंट है, आप कर लें, करना है तो हम तो करेंगे। अब डेटा फ्रेम के 2 कॉलम डिफाइन कर रहा हूँ मैं। सो मेरे पास कौन से 2 कॉलम है, क्योंकि मैं 2 कॉलम डिफाइन कर रहा हूँ तो डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे कि लिस्ट है। सो मैंने कहा यार मेरा एक वेट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा मेरा वॉल्यूम जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, सॉरी दिस इज़ रॉन्ग, दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं? सो मैंने कहा अब ये स्मॉल वाई से डिफाइन होता है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल, अब क्योंकि मैं एक ही कॉलम दे रहा हूँ तो मुझे डबल ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा यहाँ पे CO2 की वैल्यू जो है ये डिपेंड कर रही है वेट और वॉल्यूम पे। ये मैंने डिफाइन कर दिया इसको। ठीक है, सो अगर आपको प्रिंट करके देखना है तो आप देख लें। सो एक्स पे मेरे खाली वेट और वॉल्यूम आ जाएंगे और इसी तरीके से वाई पे मेरा CO2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमें बनाना है मॉडल। जिस तरीके से हमने पॉलिनॉमियल रिग्रेशन का मॉडल बनाया, इस तरीके से मल्टीपल रिग्रेशन का भी एक मॉडल है जो ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसको ट्रेन करते हो और ये मौजूद होता है sklearn में। सो फ्रॉम एंड आई हाईली सस्पेक्ट कि sklearn मेरे पास इंस्टॉल्ड नहीं है। फ्रॉम sklearn import लीनियर मॉडल है भाई, मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो आप भी ट्राई कर लें। अगर sklearn इंस्टॉल्ड नहीं है तो फिर इसको इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, कोई भी मतलब अगर आप स्टार्टिंग एनालिस्ट हो और कोई भी कंपनी जहाँ आप जॉब करने जाते हो या कोई भी ग्रुप आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको सारा का सारा सिंटेक्स याद होगा, आपको हर मॉडल का नाम याद होगा, हर मॉडल की वेरिएबल्स याद होंगे, मेथड्स याद होंगे। ठीक है, इवन मैंने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं। अगर आप इंटरव्यूज़ देने भी कहीं जाते हो तो साथ में आपको हमेशा डॉक्यूमेंटेशन रीड करने देते हैं, और जब आप रियल लाइफ में भी काम करते हो तो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होती हैं। ठीक है, सो अगेन ये कि मैं जो यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ इसको मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूँ डॉक्स की फॉर्म में साथ साथ, वो आप अपने पास ज़िंदगी भर सेव करके रख सकते हैं। जब भी आपको रेफ़र बैक करना है आपके जहन में ही होना चाहिए यार किस डाटा सेट पे किस तरह का मॉडल लगेगा, तो आप क्विकली रेफ़र बैक कर सकते हो कि यार ये वाले मॉडल को लगाते किस तरीके से। तो इस चीज़ से परेशान ना हो कि यार ये मुझे सिंटेक्स याद नहीं हो रहा या मुझे लगाने का मेथड याद नहीं हो रहा। किसी को भी नहीं याद, मुझे भी नहीं याद। मैं लीनियर रिग्रेशन सॉरी मल्टीपल रिग्रेशन दोबारा रियल लाइफ में लगाने जाऊँगा, मुझे फिर भी नहीं याद होगा, मैं फिर डॉक्स खोलूँगा या अपने नोट्स खोलूँगा। ठीक, सो डू नॉट गेट बॉग डाउन फ्रॉम दिस इन मशीन लर्निंग। सो आई होप sklearn आपने कर लिया होगा। अब मॉडल बना लेते हैं। सो माई मॉडल लीनियर अंडरस्कोर मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन। ये मैंने अपना मॉडल डिफ़ाइन कर दिया, सिर्फ एक लाइन के अंदर मैंने अपना मॉडल डिफ़ाइन कर दिया। ये मेरा मॉडल लोड हो गया। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ मॉडल लोड किया। अब आहिस्ता आहिस्ता हम मशीन लर्निंग एडवांस की तरफ जा रहे हैं। अब मुझे इस मॉडल को ट्रेन करना है। ठीक है, मैंने लाइब्रेरी से एक मल्टीपल रिग्रेशन का मॉडल उठाया और उसको माई मॉडल नाम के वेरिएबल में सेव करवा दिया। अब मैं इस मॉडल की फ़िटिंग करूँगा या मैं उसको ट्रेन करूँगा। ठीक है, सो ट्रेन करने के लिए हम जिसको फिटिंग कहते हैं, जिस तरीके से हमने कर्व फिट किए थे उस तरीके से इस पर भी डाटा फिट करते हैं। सो मॉडल डॉट फिट,
अब इसको फिट किस डाटा पे करो, एक्स और वाई पे। सो हमने एक्स और वाई ऊपर डिफाइन किए हुए थे, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ठीक है। सो अब मैं इसको रन कर दूं। सो मेरे पास क्या अच्छा मॉडल नहीं है, माय मॉडल के नाम से मैंने डिफ़ाइन किया था। सो अब मेरे पास एक ये ब्लू कलर का मॉडल आ गया कि लीनियर रिग्रेशन का एक मॉडल है, उस मॉडल में मेरा डाटा ट्रेंड है। आपका मशीन लर्निंग का काम ख़त्म हो गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा। यस, दैट्स इट। तो एक बना बनाया मॉडल है एक लाइब्रेरी के अंदर, मैंने उसको अपने डाटा के ऊपर ट्रेन कर दिया। तो अब वो मेरे डाटा के ऊपर ट्रेन हो गया, तो वो मॉडल मेरा हो गया, ठीक है। सो अब मैं उस मॉडल से कोई भी प्रिडिक्शन करवा सकता हूँ। ये या और ऊपर। अच्छा ये मैं पेस्ट भी कर देता हूँ हाथ के हाथ। इसने एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल दिखाया मुझे, ठीक है। अगर यही कमांड आप नॉर्मल विजुअल स्टूडियो कोड पे लिख रहे होते और पाइथन को कमांड लाइन से रन करते तो कुछ भी नहीं आता आपके पास शायद। तो ये जुपिटर लैब आपको ये दिखा रहा है कि यार आपने एक मशीन लर्निंग मॉडल लोड कर लिया है और वो उसको ऐसे दिखा रहा है। और इस मॉडल का नाम लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमने उठाया, उसके अंदर लीनियर रिग्रेशन का ही मेथड सेव है। तो इट्स जस्ट अ वे ऑफ जुपिटर लैब टू रिप्रेजेंट अ मशीन लर्निंग मॉडल। सो अब हमारा मॉडल बन गया, अब हम इनसे लेते हैं प्रिडिक्शन, ठीक है। सो मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो मेरी प्रिडिक्शन को। सो माय मॉडल डॉट, अगेन प्रिडिक्ट का फंक्शन यूज़ होगा, पहले हमने फिट किया था अब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। सो इसको टपल पास होगा, टपल के अंदर क्योंकि हमें दो कॉलम्स की वैल्यूज़ देनी है तो अगेन डबल स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। अब जहन में रखिएगा कि हमने
एक्स और वाई डिफाइन किस तरीके से किए मैं। सो मैं अगर ऊपर आऊँ तो हमने एक्स में पहले वेट बताया फिर वॉल्यूम बताया। तो जब आप प्रिडिक्शन करवा भी रहे होगे तो पहले आप वेट बताओगे और फिर वॉल्यूम बताओगे। सो मैंने इसको कहा यार गाड़ी का वेट है 2300 केजी और गाड़ी की कैपेसिटी है 1300 सीसी। सो असूलन अब इसने मुझे CO2 की वैल्यू प्रिडिक्ट करके दे जानी चाहिए। सो यहाँ पे क्या मसला आया है भाई, EOF पार्सिंग। अच्छा, एक राउंड ब्रैकेट और आएगा क्योंकि मैंने माई मॉडल में प्रिंट की कमांड लगाई है। सो 107.20 इज़ द अमाउंट ऑफ CO2 जो 2300 केजी और 1300 सीसी की गाड़ी इमिट करेगी। ठीक है, नीचे जो एरर आ रहा है दिस इज़ नॉट एन एरर, दिस इज़ अ वार्निंग। इसको आप इग्नोर कर दें, इसका आपसे कोई लिंक नहीं है। हमने फीचर के नेम्स नहीं डिफाइन करे, हमने नहीं डिफाइन करने थे। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू प्रिडिक्ट अ वैल्यू। मैं कोई और वैल्यू भी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ जी। जी जी यस। सो दिस इज़ अ मल्टीपल रिग्रेशन। हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिस पे एक वेरिएबल डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो मैं ये चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा अगर 1300 की जगह 1000 सीसी की गाड़ी हो और 25,000 केजी उसका वेट हो तो वो 106 केजी एमिट करेगी। सिंपल। तो प्रिडिक्शन का भी मैं लिख देता हूँ कोड स्लैक पे, मैंने पेस्ट कर दिया। सो एक टेस्ट भी कर लेते हैं इसको ना, इसको कोई ऐसी वैल्यू देते हैं जो हमें पता है। सो हमारे पास है 1000 सीसी की गाड़ी, 790 केजी वेट, 99 ग्राम्स CO2। सो 1000 और 790, सो दिट वुड बी 790 वेट और 1000 सीसी की गाड़ी। सो ये आपको क्या दे रहा है 93.46। सो आपके पास आ क्या रहा था 99। सो आपका मॉडल समवॉट एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट नहीं है और होगा भी नहीं। ठीक है, इट्स गिव यू द बेस्ट जजमेंट प्रिडिक्शन। जितना बड़ा डाटा सेट होगा उतना आपका मॉडल बेहतर होगा, ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखिएगा। सो अगेन हमने कोफिशेंट निकाले थे पहले भी, हम इस पर भी कोफिशेंट्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कोफिशेंट थोड़े डिफरेंट है। ठीक है, पहले हम निकाल रहे थे कोफिशेंट ऑफ को रिलेशन, कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कितना को रिलेट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे जो हम कोफिशेंट्स निकालेंगे, दीज आर एक वेरिएबल जो हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं वो बाकी दो वेरिएबल पे कितना रिलाई कर रहा है। यानी अगर मैं एक वेरिएबल को, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हिलाऊं तो उससे मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल कितने % हिलेगा। ठीक, दीज आर दी कोफिशेंट। जब निकालूंगा तो आपको और जहन में आ जाएंगे। सो मैंने कहा माई मॉडल के कोफिशेंट भी प्रिंट कर दो, ऑलरेडी फंक्शन है उसके पास को एफ अंडरस्कोर, दिस इज़ द फंक्शन फॉर कोफिशेंट। सो उसने मुझे दिए 0.075 और 0.078। अब इसको, इन कोफिशेंट्स को पढ़ने का तरीका क्या है। सो इसको पढ़ने का तरीका ये है कि पहले मेरे पास वेट था। सो इफ़ आई इंक्रीज वेट ऑफ अ कार बाय 1 kg then CO2 emission will increase by 0.0078 सॉरी 0.0075। पहले मेरे पास वेट था। सो दैट मीन्स 1 kg की कार 0.0075 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है। तो अगर मैं किसी भी गाड़ी का वेट 1 किलो बढ़ाऊँ तो उसके CO2 एमिशन मल्टीप्लाई हो जाए 0.0075 के मल्टीपल होंगे। इसी तरीके से इंजन कैपेसिटी है। सो इंक्रीज कैपेसिटी बाय 1 cc will result in increase of CO2 by 0078।
0078. So this is how you read the coefficient for multiple regression models. इसमें कोई सवाल? हम्म वो वो इंटेलिजेंस आनी है डेटा एनालिसिस से, ठीक है। अब इसका मैं बताता हूँ रीज़न क्या है। हम मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब आप डेटा साइंटिस्ट बनोगे, डेटा एनालिस्ट डेटा साइंटिस्ट में कन्वर्ट करोगे, सो आप सिर्फ एक मॉडल टेस्ट नहीं करते, ठीक है। आपके पास मशीन लर्निंग के बेतहाशा मॉडल हैं, ठीक है। सपोज़ मैं अगर एसके लर्न ही उठा लेता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपका मशीन लर्निंग के कितने मॉडल्स अवेलेबल हैं। सो दिस इज़ जस्ट वन लाइब्रेरी, ठीक है। दिस इज़ जस्ट वन लाइब्रेरी। इसमें अगर मैं रिग्रेशन प्रॉब्लम के मॉडल देख लूँ, सो लीनियर के आपके पास ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, रिज रिग्रेशन, लैसो, मल्टी टेस्ट क्लासो, इलास्टिक नेट, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, क्वांटाइल रिग्रेशन। फिर लीनियर और क्वाड्रेटिक यानी पॉलिनोमियल रिग्रेशन के आपके पास ये 5 मॉडल हैं। फिर सपोर्ट वेक्टर आ गया, फिर स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट आ गया, फिर नियरेस्ट नेबर आ गया, गॉसियन प्रोसेस। तो आपके पास एक मॉडल नहीं होता। फिर नेव बायस आ गया, डिसीजन ट्रीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो आपके पास एक मॉडल नहीं होता, आपके पास मल्टीपल मॉडल होते हैं। आप मल्टीपल मॉडल पे सबसे पहले एनालाइज करते हो, यार मेरे डाटा सेट के ऊपर कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट बेटर है, और फिर उस मॉडल को अप्लाई करते हो, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास डेटा सेट कितना बड़ा है। अभी हम बहुत सिंपल, बहुत छोटे छोटे डेटा सेट्स के साथ काम कर रहे हैं, हमारी एक्यूरेसी कम है। अगर आपके पास मिलियंस ऑफ रॉस का डेटा सेट है, ऑटोमेटिकली आपके मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ती है, ठीक है। नंबर 3, सबसे पहला सवाल किसी भी मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम पे आपने ये करना है कि क्या मुझे यहाँ पे मशीन लर्निंग लगाने की ज़रूरत भी है, या मैं सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ कि यार मुझे आती है। दिस इज़ द वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क। क्या ये प्रॉब्लम किसी नॉर्मल तरीके से हल हो सकती है, या इसमें मशीन लर्निंग का मॉडल लगाऊँ? अगेन, डिसीजन मैं कभी भी एमएल मॉडल पे नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। मैं फिर उस पर एआई की टेक्निक्स लगाऊंगा। अगर मुझे डिसीजन बेस्ड एल्गोरिथम्स बनाने, तो फिर मैं हो सकता है अनसुपरवाइज मॉडल्स पे जाऊँ, ठीक है, कि वो रियल वर्ल्ड डाटा से लर्न करें। लेट्स से मैं एक बॉट बनाना चाह रहा हूँ जो मेरे लिए स्टॉक ट्रेडिंग कर ले, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर ले ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मैं स्टॉक एक्सचेंज का पिछले पूरे 10 साल का डाटा उठाऊंगा, उस पर अपना मॉडल बनाऊंगा, उसको ट्रेन करूंगा, और फिर मैं उसको टेस्ट करूंगा, ठीक है। जब टेस्ट में मुझे कोई अच्छे रिजल्ट आएंगे तभी तो मैं उसको डिप्लॉय करूंगा, वरना मैं अपना मॉडल फाइन ट्यून करूंगा। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अगली क्लास में, दैट विल बी द टेस्ट ट्रेन पाइपलाइन, जो आपके सवाल का जवाब देगा कि यार कैसे आप एक मॉडल को बार बार ट्रेन करते हो, टेस्ट करते हो, फिर ट्रेन करते हो, फिर टेस्ट करते हो, फिर ट्रेन करते हो, फिर टेस्ट करते हो, जब तक वो मॉडल आपको सम वॉट एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी पे रिजल्ट ना देने लगे। यस, अच्छा। आप मैनेजमेंट को, अच्छा, अब इसको मैं एक और थोड़ा सा ना आपको ऑफ ट्रैक करता हूँ इस बात से। मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज़ नॉट अ डेटा एनालिस्ट, मैनेजमेंट इज़ नॉट अ डेटा साइंस। अब मैं आपको बता रहा हूँ यार अपने अपना रिजल्ट प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। सो मैनेजमेंट आपको कभी भी इस बात पे शाबाशी नहीं देगी कि यार आपने तो बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉडल यूज़ कर लिया, कभी भी नहीं देगी, ठीक है। और हमारे सीटीओ जो हैं वो इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल देते हैं। जैसे हमारा प्रोडक्ट है कि हम मोबाइल फ़ोन जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पे देते हैं, और हम उनको कहते रहते हैं कि यार, क्योंकि मेरा फ्रॉड से ताल्लुक है, तो मैं उनको कहता रहता हूँ कि यार आप एआई के मॉडल्स लगाएं पीछे जो ऑटोमेटिकली बंदे का सीएनआईसी वेरीफाई करें, वो कैरेक्टर रीड करे। मैंने कहा मैं बना के देता हूँ जो आपको कैरेक्टर रीड करके उसका नाम उठाएगा, वो नाम मैच करेगा नया तरह से, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या पूरा एआई का मॉडल बना लेते हैं। तो उनका जवाब ये होता है कि बहुत अच्छी बात है, तो मुझे ये बताओ क्या इससे कस्टमर खुश हो जाएगा,
या कस्टमर आपके पास आके ये कहेगा वाह 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 इन्होंने तो जो है वो एआई का मॉडल लगाया हुआ है मुझे मेरी वेरिफिकेशन के लिए, तो मैं इन्हीं से मोबाइल लूँगा। उसको गर्ज ही नहीं है। वो देखेगा कि यार आप कितने रुपए चार्ज कर रहे हो मोबाइल प्राइस के ऊपर, क्या इससे कम कोई चार्ज कर रहा है, क्या इससे सस्ता मोबाइल मिल रहा है, या क्या आपके पास कितने मॉडल हैं मोबाइल्स के जो आप ऑफ़र कर रहे हो। तो दिस इज़ योर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है जो आप बेचने जा रहे हो। ये एआई जो आप लगा रहे हो आप अपना काम आसान कर रहे हो, ये प्रोडक्ट नहीं है, इसको कस्टमर्स पे इसका कोई असर नहीं होना। सो क्यों कॉम्प्लेक्सिटी बिला वजह अपने वर्क फ्लो में बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, सो आई लाइक दैट एक्सप्लेनेशन। मैंने कहा यार सिखाया है आपने आज बॉस। सो अगेन जब आप मैनेजमेंट के पास जाते हो, सॉरी मैं अपनी बात कंप्लीट करूँ, जब आप मैनेजमेंट के पास जाते हो आप उनको कभी भी नहीं बताते कि यार ये मॉडल है। आप ये बताते हो जी अकॉर्डिंग टू माई प्रिडिक्शन आप जो ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो ये पहले मंथ में इतने सेल्स हिट कर लेगा। ठीक है, और इस पर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ये है, आई एम 95% कॉन्फिडेंट, आई एम 96% कॉन्फिडेंट, आई एम 92% कॉन्फिडेंट। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, जब आप अपने मॉडल को ट्रेन करते हो, फिर टेस्ट करते हो और उसके रिजल्ट्स को कंपेयर कर लेते हो एक्चुअल रिजल्ट से। अब जैसे मैं अगर यहीं के ऊपर, अब ये मैं थोड़ा एडवांस टॉपिक जा रहा हूँ, अगर मैं यहीं पे अपनी निकालना चाहूँ कि यार मेरी कॉन्फिडेंस लेवल क्या है इस डाटा के ऊपर। ठीक है, सो अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया। सो मैंने जो रिज़ल्ट 791,000 का रिज़ल्ट मेरे पास आया 93.46। ठीक है, दिस इज़ 93.46, जबकि एक्चुअल में मेरे पास आ रहा था 99। सही, 99। तो इसकी अगर मैं परसेंटेज निकाल लूँ तो स्ट्रेट अवे मुझे कॉन्फिडेंस लेवल बता देगी मेरे डाटा का। सो आई एम 94.4% कॉन्फिडेंट कि ये मॉडल सही रिजल्ट देगा। सो अंडरस्टूड कि आपको मैनेजमेंट को क्या बताना है, आपने ये चीज़ बतानी है कि यार ये जो मैं सेल फोरकास्ट बता रहा हूँ डिसीजन मैनेजमेंट है। डिसीजन मैनेजमेंट एआई के अभी भी मेरा नहीं ख्याल कि हम इस लेवल पे पहुँचे हैं कि एमएल आपको डिसीजन दे दे। एमएल आपको डेटा दे देगा, डिसीजन आपने खुद लेना है। सो ये जो हमने मॉडल बनाया इस मॉडल पे मैं 94.4% कॉन्फिडेंट हूँ कि 94.4% टाइम सही रिजल्ट दे देगा। ठीक है। हम्म। अच्छा, आपके पास कितना बड़ा डाटा सेट है? आपका मॉडल का कॉन्फिडेंस लेवल 35% भी नहीं आएगा। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं, हाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली थाउजेंड्स के करीब प्रोजेक्ट हो तो फिर आप इतना कॉम्प्लेक्स मॉडल बिल्ड कर सकते हो। नंबर वन क्यों, इसकी वजह ये है कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक आ रहा है कि मुझे निकालना है कि यार मेरी ओवरहेड्स कितने होंगे। ठीक है, या इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी होगी इस प्रोजेक्ट। इसके इनपुट पैरामीटर्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बहुत सारे हैं। ठीक है, अब अगेन क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रहा है थोड़ा बहुत, सो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट डिपेंड करती है प्रोजेक्ट लोकेशन पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, कि रिमोट एरिया में है या नॉन रिमोट एरिया में। ठीक है, अगर सिविल का प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं सिविल का बंदा हूँ तो मैं आपको सिविल की बात बताता हूँ। ठीक है, मुझे रॉ मटेरियल चाहिए तो वहाँ से क्यूरी कितनी दूर है। ठीक है, जो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए क्या वो शहर से आएगा या वो करीबी किसी कोरी से आ रहा है, इससे आपकी इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हिट करती है। मेरा प्रोजेक्ट कहाँ सिचुएट करता है इससे ये डिपेंड करता है कि अगर मेरा प्रोजेक्ट पंजाब में है तो मैं साउथ पंजाब की लेबर उठाऊँ या नॉर्थ पंजाब की लेबर उठाऊँ। ठीक है, उनकी अकोमोडेशन। ठीक है, फिर उनका स्किल सेट। साउथ पंजाब से आपको मिस्त्री अच्छे मिल जाते हैं, नॉर्थ से आपको मिस्त्री अच्छे नहीं मिलते। तो अगर आपका नॉर्थ का प्रोजेक्ट है और आप साउथ से बंदे ला रहे हो तो उनके ओवरहेड ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर आपकी इस टाइम पे पीओएल की कॉस्ट कितनी चल रही है, पेट्रोलियम और ऑयल की कॉस्ट कितनी चल रही है। ठीक है, करती है आपकी स्टील की कॉस्ट क्या चल रही है, आपकी सीमेंट की कॉस्ट क्या चल रही है। इस ये सारे डायरेक्ट तो नहीं है, इनडायरेक्ट कॉस्ट में इस तरीके से आती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, अगर पंजाब का प्रोजेक्ट है, सिंध से सीमेंट सस्ती मिल रही है तो सिंध से पंजाब तक लाने में कितना पैसा लगेगा, तो मैं पंजाब से सीमेंट ना ले लूँ। सो इसके इनपुट वेरिएबल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। आप एक सबसे बड़ा ये है कि आप मेन कॉन्ट्रैक्टर हो या आप सब कॉन्ट्रैक्टर हो,
इस पे भी डिपेंड करता है, राइट। सो ये सब पैरामीटर जब आप सोचेंगे तो फिर आप मॉडल बना पाएंगे। डायरेक्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट से इनडायरेक्ट कॉस्ट का रिलेशन नहीं बना पाएंगे। कौन सा है? नहीं, इस पे भी मेरा, हाँ, आप प्लॉट करके देख लें। अच्छा, इस पे भी मेरा ना एक काउंटर आर्ग्यूमेंट। आप लोग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हैं? कस्टम है, एस्टिमेशन का सॉफ्टवेयर है। उसको डाटा कौन फीड कर रहा है? बेसिक यूनिट कॉस्ट कौन फीड कर रहा है जो वो कैलकुलेट करके देता है? सही है। सही, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं मेथड ऑफ कैलकुलेशन या रेट एनालिसिस की बात नहीं कर रहा। मैं बात ये कर रहा हूँ कि इनपुट कॉस्ट उसको कौन देता है कि यार आज सीमेंट इतनी चल रही है, स्टील इतना चल रहा है, लेबर की पर यूनिट कॉस्ट इतनी है, तो अब ये कैलकुलेट हर प्रोजेक्ट पे देते हैं। अब आपके पास जो 100 प्रोजेक्ट्स हैं उसकी टाइमलाइन क्या है? क्या वो 1990 से 2021 तक के हैं? इफ़ यस, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट आपका एक फैक्टर आ जाएगा, डॉलर वैल्यू आपका एक फैक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगेन, जब आपके पास 100 प्रोजेक्ट हैं, मैं सिर्फ आपको ना थोड़ा सा आपकी टास्क को समझाने चाह रहा हूँ कि क्या इतना कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाने की ज़रूरत है ना बना। अगर आप, मैं आपको कभी भी बॉक डाउन नहीं कर रहा। ट्राइड, हमेशा ट्रायल के बाद ही रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना। जस्ट रेजिंग माई कंसर्न कि क्या हो सकता है। तो जब आप 100 प्रोजेक्ट्स को ग्रुपिंग करने जाएंगे कि यार विंड पावर के 15, सीमेंट फैक्ट्रीज़ के 30, फर्टिलाइजर्स के 25-30, डेस्कॉन इसी तरह के प्रोजेक्ट ज़्यादा कर रहा होता है, या ऑयल रिफाइनरीज के आ गए 4-5, तो विंड पावर के 15 प्रोजेक्ट का कोई तो डाटा सेट ही नहीं है। 15 का डाटा सेट तो कुछ भी नहीं है। आपको वैसे 100 बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट जब आप ग्रुपिंग पे आएंगे तो ये डाटा सेट बहुत थोड़ा है। यस। सो कॉम्प्लेक्सिटी है। आई एडवाइस यू कि इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग, अच्छा साथ अगर बोर हो रहा है साथ, दीज आर इंटरेस्टिंग डिस्कशन, बिकॉज आप इसको फिर अपने भी किसी टास्क से रिलेट कर पाओगे बीच में, ठीक है। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी आपको कि इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, आप इस मॉडल को चंक्स में ब्रेक करें, ठीक है। आप कोई छोटा वेरिएबल प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें, उसका डाटा सेट आपको बड़ा मिल जाएगा। जैसे कि इनडायरेक्ट कॉस्ट में मेरी लेबर एकोमोडेशन कॉस्ट है, ठीक है। क्या मैं प्रोजेक्ट के साइज़ पे लेबर एकोमोडेशन कॉस्ट प्रिडिक्ट कर सकता हूँ? अब ये जब आप करने जाएंगे तो आपको डाटा सेट बहुत बड़ा मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको प्रोजेक्ट की कॉस्ट मिल जाएगी, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन मिल जाएगी, नंबर ऑफ़ मैन पावर मिल जाएगी, और आप उसके उससे आपके पास डाटा आ जाएगा कि यार कॉस्ट कितनी आई है मेरी। तो आप फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो आप इसको जब ब्रेक करेंगे तो आपके पास इनडायरेक्ट कॉस्ट के काफ़ी सारे छोटे छोटे नए वेरिएबल्स आएंगे, जिसमें हाउसिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, फूड हो गया, सिक्योरिटी हो गई। हाँ। आप इनको प्रिडिक्ट करके एंड में जमा कर दें, बजाय इसके कि आप डायरेक्टली बड़ा नंबर प्रिडिक्ट करें। स्कैटर प्लॉट बनाएं, और इवन आप मल्टी मल्टी वेरिएबल देखें। ये आपका टाइम तो ज़ाया नहीं करना, आपका टाइम ही लग रहा है, पैसा तो लग नहीं रहा। तो अप्लाई करके देखें और टेस्ट कर लें एक प्रोजेक्ट के ऊपर कि वो कितना ऑफ आ रहा है। यस। सैप सैप पी एस। नहीं, सैप का कौन सा वाला मॉडल? पी एस यूज़ कर रहे हैं? अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह अल्लाह आपका हामी हो नासिर हो।
अल्लाह रहम करे भाई। हम तो कॉस्ट कोड खुलवाते खुलवाते ही रिटायरमेंट पे पहुंच जाते थे। इट्स गुड।